हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टूडियो ENGG में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव। इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इससे पहले का पढ़ा है, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके बाद की वीडियोस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ शुरू करें। एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट जो होता है कहां पर, स्पेस में, उसी को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। अब ये 3D अरेंजमेंट क्या होता है तो मैं आपको ये बताता हूं कि 3D अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो 3D मतलब होता है, जैसे कि मैं एक यहां पे पॉइंट ले लूं, ठीक है, तो इस पॉइंट XYZ तीनों डायरेक्शन में अगर हम रेगुलर अरेंजमेंट हो, एक पॉइंट का XY तीनों डायरेक्शन में एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, किस तरीके से, जैसे एक पॉइंट यहां है तो एक पॉइंट यहां होगा, फिर इसके भी इस तरीके से बनेंगे। ये देखिए ऐसे करके यहां पे एक पॉइंट होगा, फिर उसका भी इस तरीके से बनेगा। तो यहां पे ऐसे करके हर एक पॉइंट का रेगुलर 3D अरेंजमेंट कैसा, स्पेस में, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रिस्टल पॉइंट्स को मिलकर एक बनता है क्रिस्टल लेटिस। कितने पॉसिबल 3D क्रिस्टल लेटिस होते हैं? 14 होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रेवियास लेटिस कहते हैं। उसके बाद उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्रिस्टल लेटिस की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि आप चाहे तो मेरे साथ इस चीज के नोट्स बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव नोट्स है, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये नोट्स। तो हर एक पॉइंट लेटिस का क्या कहलाता है? लेटिस पॉइंट। जैसे कि ये एक लेटिस है, ये पूरा बहुत सारे पॉइंट्स को मिलकर एक लेटिस बना, तो हर एक पॉइंट क्या कहलाता है? आपका लेटिस पॉइंट। ठीक है, और हर एक पॉइंट जो है क्रिस्टल लेटिस का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पार्टिकल को, एटम को, या फिर मॉलिक्यूल्स या आयंस। ये जो एक पॉइंट है ये किसी चीज को भी शो कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, दिखा सकता है। किसको? पार्टिकल्स को भी दिखा सकता है, एटम्स को भी दिखा सकता है, मॉलिक्यूल्स को भी दिखा सकता है और आयंस को भी दिखा सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हमेशा क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक ज्योमेट्री से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट है और ये वाला पॉइंट भी एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है ये क्या है? ज्योमेट्री है। ठीक है, और इन दोनों के कुछ डिस्टेंस होगी, तो मतलब कि एक जो दो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ते हैं और उनके बीच में कुछ ना कुछ ज्योमेट्री होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्रिस्टल लेटिस का जो एक सबसे स्मॉल पोर्शन होता है हम उसको बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, इसी यूनिट सेल, इसी एक एक यूनिट सेल से एक पूरा क्रिस्टल लेटिस बनता है। तो इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिस्टल लेटिस की। तो सबसे पहले क्रिस्टल लेटिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसकी डायमेंशन हमेशा 3 एज होती है, मतलब कि 3 एज डायमेंशन, मतलब कि 3D डायग्राम की तरह होता है। जैसे कि इस पॉइंट के हम अगर अकॉर्डिंग देखें, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये एक पॉइंट लिया, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये A डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस है और ये C डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक पॉइंट के अकॉर्डिंग 3 डिस्टेंस है। उसके बाद वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। कौन कौन सी? A B C डिस्टेंस। यहां पे देखें हम तो ये तीनों आपस में क्या है? 90 डिग्री पे तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और A और B के बीच का एंगल, A और B के बीच का एंगल जो होता है वो हमेशा गामा होता है। बी और सी के बीच का एंगल हमेशा अल्फा होता है। ए और सी के बीच का हमेशा एंगल बीटा होता है। ठीक है, तो ये 3 एंगल होते हैं। यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से 6 पैरामीटर्स होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी। ये 6 क्या पैरामीटर्स हैं आपके? किसके? यूनिट सेल के। यहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये इसी चीज से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, 6 पैरामीटर है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी। इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो यूनिट सेल है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है, मतलब कि वो डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज है? प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं किस तरीके से। जैसे कि मैंने एक, ये देखिए, क्यूब बना लेते हैं जल्दी से।
ये हमने ऐसे ही क्यूब बना लिया है, ये हमारा क्यूब बन चुका है यहां पे, ये देखिए, ठीक है। यहीं पे सिर्फ क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये 8 कॉर्नर्स हैं, इन 8 कॉर्नर्स में ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेकंड क्या आता है, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि उसमें कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे उसके तीन टाइप्स के होते हैं। कौन से, सेंटर्ड यूनिट सेल। एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके साइड कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही है, लेकिन उसके बीच में भी एक प्रेजेंट होता है। तो किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। एक यहां पे प्रेजेंट होता है, एक यहां पे प्रेजेंट होता है, 3 4 5 6 7 8, मतलब उसके कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होता ही है, उसके सेंटर पे भी एक प्रेजेंट होता है। तो यही क्या कहलाता है, आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पे आते हैं। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि उसके कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन उसके फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, और उसके फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। किस तरीके से, जैसे यहां पे 8, तो फेस सेंटर्ड में क्या हुआ कि 8 तो यहां पे ये देखिए 8 तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसके फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। उसके फेसेस कितने, 1 2 3 4 5 6 फेज होते हैं, ठीक है। तो 6 फेज में भी प्रेजेंट होते हैं उसके क्या, लेकिन यहां पे 6 फेज में क्या होता है कि हाफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हाफ प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि पूरा एक एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल होता है, और यहां पे क्या होता है, हाफ होते हैं, 1/2। और जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, किसी भी यूनिट के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, उसमें 1/8 पार्ट होता है, चाहे इसका हो या फिर इससे जो पहले हमने पढ़ा है उसमें भी 1/8 पार्ट ही होता है। क्यों 1/8 पार्ट होता है, मैं आपको अभी बताता हूं। क्योंकि देखिए, इसके ये जो एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बॉटम, और उसके बैक में, फ्रंट में, क्या करके ऐसे ही 8 ऊपर नीचे अरेंजमेंट होते हैं। तो क्या होता है कि 1/8 मतलब कि अगर एक चीज को 8 लोगों में डिवाइड करना है तो क्या होती है, 1/8 करना पड़ता है। तो उसी तरीके से इसमें 8 क्रिस्टल लेटिस है, तो एक का क्या हो जाएगा, 1/8 पार्ट। तो यहां पे 1/8 है, और अगर 1/8 है और 8 लोगों में डिवाइड है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, 1 एटम, ठीक है। मतलब कि जो ये 8 हैं, इन सबको मिला के क्या बनता है, 1 एटम, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे में, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो अपोजिट फेसेस में होते हैं, अपोजिट फेसेस में होते हैं, और कॉर्नर पे तो होते ही हैं। मतलब कि अपोजिट फेसेस मतलब आप समझिए, ये 8 तो यहाँ पे है, 8 है, मतलब कि 1/8 पार्ट है यहाँ पे। और है कि यहाँ पे 2 होते हैं, किसी भी 2 फेजेस में 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 प्रेजेंट होते, किसी भी 8 तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 प्रेजेंट होते किसी भी अपोजिट फोर्स में। वही क्या कहलाता है, एंड सेंटर। तो ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल सिस्टम। और यहां पे मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं कि क्रिस्टल सिस्टम को हम लर्न कैसे कर सकते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, किस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, यहां पे देखिए, लिख सकते हैं, क्यूट अवर मदर, ठीक है। तो यहां पे आप, ये हो गया आपका बहुत शॉर्ट ट्रिक। क्यूट अवर मदर से आप 7 क्रिस्टल सिस्टम को लर्न कर सकते हैं। कैसे, क्यू मतलब क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद टीई मतलब होता है टेट्रागोनल, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। 4th नंबर पे क्या आता है, मोनोक्लिनिक, ठीक है। 5th नंबर पे क्या आता है, ट्राइक्लिनिक। 6th नंबर पे क्या आता है, हेक्सागोनल। 7th नंबर पे क्या आता है, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो ये आपके 7 कौन कौन से हो गए क्रिस्टल सिस्टम, और ये उसकी शॉर्ट ट्रिक है उसको लर्न करने की। अब मैं यहां पे बताता हूं कि कौन कौन से। क्यूबिक में क्या होता है,
क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ पॉसिबल वेरिएशन का मतलब आप समझिए क्या होता है। पॉसिबल वेरिएशन मतलब होता है कि कौन कौन से कहां कहां पे एटम प्रेजेंट हो सकते हैं और किस तरीके का यूनिट सेल बन सकता है। तो सबसे पहले क्यूबिक, क्यूबिक क्या है? प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब को मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव क्या होता है, जिसके कॉर्नर्स पे 1/8 वो प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स पे 1/8 क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसको मिला के क्या बनता है? एक एटम। उसके बाद ये बॉडी सेंटर्ड भी हो सकते हैं और फेस सेंटर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या चीज है। एक्सियल डिस्टेंस क्या होती है? तो एक्सियल डिस्टेंस क्या होती है, मैंने आपको इससे पहले बताया था पैरामीटर्स में, ए बी सी। तो इस तरीके से होगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हुए? ए बी सी, ये आपकी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। और ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होती है किसमें? क्यूबिक में। उसके बाद इन तीनों के बीच का हम एंगल देखें तो कैसा होता है? वो तीनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ए और बी का बीच का एंगल हमेशा गामा, बी और सी के बीच का हमेशा एंगल क्या कहलाता है? अल्फा, और सी और बी के बीच का एंगल क्या कहलाता है? बीटा। तो ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल है NaCl, ZnS और Cu। उसके बाद सेकंड पे आते हैं टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में कौन कौन से यूनिट सेल हो सकते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें क्या होता है कि ए बी जो डिस्टेंस है वो बराबर होती है। ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला किसका डायग्राम है? ये क्यूबिक का है। ये किसका है? टेट्रागोनल का है। तो इसमें क्या होता है कि ए और बी डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस ए है और बी है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। लेकिन ये जो सी डिस्टेंस है ये आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें एंगल जो है वो तीनों के बीच में 90 डिग्री ही होता है। और तीसरा चीज, इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हाइट टिन, SnIO2, TiO2 और CaSO4। उसके बाद तीसरे नंबर पर जाते हैं ऑर्थोरोमिक। ऑर्थोरोमिक में कौन कौन से होते हैं यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर और एंड सेंटर। इसमें मतलब कि चारों यूनिट सेल होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ए बी सी तीनों डिस्टेंस बराबर नहीं होती है। मतलब कि जो ये डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस और सी डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल होता है वो सारे एंगल इनके बीच के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैंने आपको ये भी एग्जांपल के थ्रू बता दिया। इसका एग्जांपल BSO4 और KNO3 है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये क्या कंप्लीट कर लिया? क्यूबिक, टेट्राहेड्रल और ऑर्थोरोमिक। हम कहा जाते हैं? मोनोक्लिनिक पे। तो मोनोक्लिनिक पे आए तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि ए बी सी तीनों डिस्टेंस बराबर नहीं होती। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होती है। लेकिन एंगल के बीच के दो एंगल बराबर होते हैं। कौन कौन से? ये दो, अल्फा, गामा। लेकिन जो बीटा होता है वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, 90 के बराबर। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं 5th नंबर पे, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक ही होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब कि सिर्फ उसके कॉर्नर पे ही एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये जो डायग्राम है ये किसका है? ट्राइक्लिनिक का। ठीक है, अब इसमें एंगल तीनों ही बराबर नहीं होते। ये एंगल भी नहीं बराबर होता, ये एंगल भी बराबर नहीं होता, ये एंगल भी बराबर नहीं होता, और डिस्टेंस भी तीनों की अलग अलग होती है। उसके बाद हम आगे आते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में भी प्रिमिटिव होता है। ये देखिए डायग्राम, मतलब सिर्फ इसके यहीं पे एटम जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके बीच में एटम नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ये किसका है? हेक्सागोनल का है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो डिस्टेंस बराबर होती है। कौन कौन सी डिस्टेंस बराबर होती है? ए और बी। लेकिन जो सी डिस्टेंस है वो अलग होती है। देखिए ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये वाली डिस्टेंस बराबर नहीं है। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं, वो 7th नंबर पे आते हैं रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको उसकी तरह दिख रहा है, मिठाई के पीस की तरह। यही होता है रोम्बोहेड्रल, और ये प्रिमिटिव होता है। मतलब इसके सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट हो सकते हैं एटम, और बीच में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 2-3 बार। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से कॉर्डिलेटर है। तो कॉर्डिलेटर का क्या होता है कि वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन उसकी चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। उसी तरीके से इसमें क्या होगा? ए बी सी तीनों इक्वल है, और इनके बीच का एंगल कौन कौन सा इक्वल होगा? ये दो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा जो है वो 90 के बराबर होगा, लेकिन जो गामा होता है एक एंगल इनका 90 के बराबर नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं
नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझना होगा, इससे आप न्यूमेरिकल्स को भी आगे के सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में आपको इससे पहले भी कितनी 3 से 4 बार बता चुका हूं कि किस तरीके से होता है। प्रिमिटिव मतलब होना कि यहां पे एटम प्रेजेंट होना, ये देखिए यहां पे एटम प्रेजेंट होना, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या हुआ कि यहां पे 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 8 किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, 1/8 के पार्ट में लिखा हुआ है। 1/8 के पार्ट मतलब कैसे, क्योंकि ये जो है, ये जैसे कि मैं इसको एक एटम को ले लूं, ठीक है, तो एक एटम के आप देखोगे कि यहां पर भी एक होगा, इस साइड मतलब कि राइट साइड भी होगा, एक ऊपर भी होगा, फ्रंट में होगा, बैक में होगा, और ऐसे ही करके 8 जो है, 8 क्या होंगे, 8 इसमें ऐसे ही करके क्या होगा कि इसको 8 यूनिट सेल में डिवाइड होगा। तो मतलब कि अगर हम किसी एक चीज को 8 लोगों में अगर डिवाइड कर दें, 8 चीजों में अगर बांट दे, तो वो क्या हो जाती, 1/8 हो जाती। उसी तरीके से क्या हुआ कि ये 1/8 हुआ, ठीक है, 1/8 ये हो गया। लेकिन अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, मतलब कि 8 में 1/8 है, और ये कितने हैं, 8 हैं, तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, 8 से 8 कैंसिल, तो 1 एटम। मतलब कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि मैं इसको पहले भी बता चुका हूं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही 1/8 1/8 1/8 हर जगह, ठीक है, लेकिन उसके बाद सेंटर पे भी एक प्रेजेंट होता है। किस तरीके से, यहां पे देखते हैं, ये देखिए जहां पे प्रेजेंट होते हैं 1/8 प्रेजेंट होते हैं, और 8 रहते हैं, इसलिए इसका हमने ये देखिए ये क्या किया कि 1/8 प्रेजेंट होते हैं, और कितने पॉइंट्स पे प्रेजेंट है, 8 पॉइंट्स पे, मतलब कि 1/8 का हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने आया, 1 एटम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक सेंटर में प्रेजेंट होता है एक एटम, तो क्या होगा कि 1 + 1 यानी 2 एटम्स, मतलब कि बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, ठीक है। उसका तीसरा देखते हैं हम, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो हाफ मतलब 1/8 पार्ट 1/8 पार्ट 1/8 पार्ट प्रेजेंट होते ही 8 पॉइंट्स पे, ठीक है, 8 पॉइंट्स पे 1/8 पार्ट प्रेजेंट हुए, तो मतलब कि कितना हो गया, वो 1 एटम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि फेस, अब कितने फेस होते हैं क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो यहाँ पे 6 फेस में अगर हम हाफ हाफ एटम डालें, इस फेस में हाफ, इस फेस में हाफ, इस फेस में हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, मतलब कि हमने 6 फेस में अगर हाफ हाफ डाल दिए, तो 1/2 इंटू अगर हम 6 करें, मतलब 6 फेस है और हाफ हाफ है, तो ये कितना बचेगा, 3। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 3 एटम। तो 3 एटम यहाँ के फेस के और 1 एटम कॉर्नर के, मिला के कितने हुए, 4। मतलब कि फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हो। हमने इतना समझा, हम इसके बाद आते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले, आप एनसीईआरटी की बुक को भी ओपन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटिस पॉइंट। तो हमें लेटिस पॉइंट का क्या देना है, सिग्निफिकेंस बताना है। तो यहाँ पे आंसर बताते हैं हम आपको, समझाते हैं। लेटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे लिखा है, देखिए, क्रिस्टल लेटिस इन ए क्रिस्टल, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लेटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बीच में भी एटम, मॉलिक्यूल और एन आयन। जो हर एक पॉइंट है वो एक पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल या आयंस को शो करता है या रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो क्रिस्टल लेटिस, यही इसका सिग्निफिकेंस है, क्रिस्टल लेटिस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ए यूनिट सेल। तो कौन कौन से पैरामीटर जो है यूनिट सेल को कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो कौन कौन से 6 पैरामीटर है, इससे पहले मैंने समझाते समय भी आपसे अंडरलाइन करवाया था। कौन कौन से 6 पैरामीटर है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब क्या, ए बी सी मतलब कि जो ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा मतलब कि क्या होता है कि इन तीनों का एंगल। तो यही 6 पैरामीटर्स हैं जो कि यूनिट सेल को क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। और इसी बेसिस पे क्या डिवाइड हुए, इन्हीं के बेसिस पे हमारा क्रिस्टल सिस्टम बना हुआ है। जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो इसी के बेस पे बना है, इसी ज्योमेट्री के बेसिस पे बना है, इसी पैरामीटर्स के बेसिस पे बना है। उसके बाद हम 1.12 पे आते क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल।
ठीक है, तो हमें बताना है कि किस किस में डिफरेंस बताना है। मोनो हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में हमें डिफरेंस बताना है। तो हम इसका डिफरेंस आपको बताते हैं किस तरीके से कि इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि हम मोनोक्लिनिक में आए तो मोनोक्लिनिक में ये देखिए जो डिस्टेंस होती है वो तीनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं होती है। किस तरीके से, ये देखिए इक्वल नहीं है, ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है। लेकिन यहीं पे अगर हम हेक्सागोनल में देखें तो ए बी जो है, हेक्सागोनल में क्या होता है कि ए और बी जो है वो इक्वल होता है, लेकिन जो सी है वो इक्वल नहीं होता। तो ये क्या एक डिफरेंस है। उसी तरीके से हम दूसरा उनके एक्सियल एंगल्स की बात करें तो अल्फा और गामा इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं होता है। उसी तरीके से हम अगर हेक्सागोनल में आए तो हेक्सागोनल में क्या होता है कि अल्फा बीटा 90 के बराबर होते हैं और 120 के बराबर क्या होता है, गामा। ठीक है, और तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, आप चाहे तो इसका एग्जांपल ले लीजिए, ये Na2SO4.10H2 इसका एग्जांपल, ZnO प्लस कैडमियम सल्फर इसका दूसरा, ये एक डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस क्या है कि प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं और हेक्सागोनल में ओनली प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। तो ये 4 डिफरेंस हो गए। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.12 के सेकंड पे। तो फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का हमें क्या बताना है, यहाँ पे डिफरेंस डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि फेस सेंटर्ड क्या होता है कि फेस सेंटर्ड, यहाँ पे देखिए फेस सेंटर्ड ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंटेंस करता है जिसके कॉर्नर पे एक यूनिट सेल तो होता ही है बल्कि उसके फेजेस पे भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसकी डेफिनेशन हो गई। और एंड सेंटर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है कि अपोजिट फेजेस में प्रेजेंट होते हैं और एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, मतलब कि एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम दूसरा डिफरेंस क्या देखते हैं कि फेस सेंटर्ड में 4 एटम प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंड सेंटर पे 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। आप चाहे तो इसके साथ जैसे जैसा मैं बोलता जाता हूं आप वैसे नोट्स बना लीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव नोट्स हो जाएंगे आपके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 1.13 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट्स ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ मच पोर्शन, कितना पोर्शन एक यूनिट सेल का कॉर्नर पे होता है और बॉडी सेंटर्ड में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आंसर बता देता हूं। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है, आप देखिए मैं इसको रफली बता देता हूं, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कितना कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, कितना पोर्शन। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कॉर्नर पे कैसे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये एटम है, ठीक है, यहाँ पे इतना ये क्या है, एक एटम है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 8 है। लेकिन अब आपको मैंने क्या बताया था कि रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का। ठीक है, तो मतलब कि रेगुलर 3D अरेंजमेंट और एक स्ट्रेट लाइन पे होता है बिल्कुल, और ज्योमेट्री से होता है। तो क्या होता है कि रेगुलर 3D अरेंजमेंट मतलब कि जैसे ये पॉइंट है तो इससे एक इसी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, और ऐसे ही इसके इक्वल डिस्टेंस पे इधर भी एक पॉइंट होगा, इधर भी पॉइंट होगा, और ऊपर भी होगा, बैक में भी होगा, फ्रंट में भी होगा, डाउन लेफ्ट राइट सब तरफ एक एक पॉइंट होंगे। इस पॉइंट से कनेक्टेड एक ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो अब क्या होगा कि ये जो है ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ 8 ऐसे ही तरह यूनिट सेल होंगे। जब 8 यूनिट सेल इसी की तरह होंगे तो अगर एक चीज किसी 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो हमेशा क्या हो जाता है, 1/8। इसका मतलब कि कॉर्नर पे जो है 1/8 एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में। उसके बाद दूसरा क्या था कि बॉडी सेंटर्ड का बताना था। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या है कि बॉडी के सेंटर पर ही एक एटम होता है। ठीक है, तो बॉडी के सेंटर पर जब एक एटम है इसका मतलब कि एक एटम ही प्रेजेंट होगा, ना उसके किसी के साथ डिवीजन होगा, ना वो किसी के साथ डिवाइड होगा, ना किसी के साथ शेयर होगा। मतलब कि बॉडी के सेंटर पे ही बस एक प्रेजेंट होगा, एक एटम। इसका मतलब कि एक एटम ही प्रेजेंट होता है और वो न किसी नेबरिंग से शेयर करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट करके ही बता सकते हैं। मेक इजी लर्न इजी।